नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने एक बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा किया है। सवाल ये है कि डीजीपी और सीएस यानी चीफ सेक्रेटरी, ये किसी भी राज्य के सबसे बड़े दो अधिकारी होते हैं। ये दो अधिकारी मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करते हैं, मुख्यमंत्री के साथ बैठते हैं या उस मीटिंग में रहेंगे जिसमें मुख्यमंत्री हों। लेकिन अब ऐसा हो रहा है, शायद ये पहली बार, राजद ने लिखा है पहली बार ऐसा हो रहा है कि डीजीपी और सीएस दोनों मीटिंग में मौजूद हैं, मुख्यमंत्री नहीं हैं। और उस मीटिंग में मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और बिहार के एक डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। ये दोनों लोग मीटिंग ले रहे हैं और सीएस और डीजीपी ये दोनों लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। तो इस मीटिंग के जरिए राजद ने ये कहा है कि देखिए, अब नीतीश कुमार का एग्जिट प्लान तैयार हो गया है। मैं इस वीडियो में ये बात करने वाला हूं कि इसका बिहार की जनता पर क्या असर पड़ेगा, इसका राजनीतिक अर्थ क्या है और क्या ये जदयू के लिए कोई परेशानी का सबब बनने वाला है। तो इस तरफ ही हम बात करेंगे। तो मैंने पूछा कि राजद के प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन से मैंने पूछा कि ये जो आप लोगों का ट्वीट आया है राजद के एक्स पर कि इस तरह से डीजीपी और सीएस की मीटिंग ले रहे हैं केंद्रीय मंत्री और डिप्टी सीएम एक बिहार के, तो इसके पीछे क्या है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, अब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिर्फ शो पीस रह गए हैं, दिखावे के लिए रह गए हैं। अब तो वो मीटिंग में बैठने के लायक भी नहीं है। तो ये एक और पूरी तरह से बिहार जो है अब भारतीय जनता पार्टी का ही शासन हो गया है। व्यवहारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है, ये राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा। इसमें मैं ये सोचता हूं कि जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा और आगे क्या पड़ सकता है। और फिर एक वक्फ का भी इसी से रिलेटेड बात आ जाती है कि वो जनता दल यू के एक एमएलसी गुलाम गौस वो लालू यादव से मिले, तो उसका क्या अर्थ है। इन्हीं चीज़ों पर इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। देखिए, ये जो सीएस और डीजीपी दोनों बिहार के किसी भी राज्य के बड़े अधिकारी होते हैं, इनसे ऊपर सिर्फ मुख्यमंत्री होते हैं, उन्हीं को ये रिपोर्ट करते हैं। अब ये दोनों अधिकारी की मीटिंग ले रहे हैं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और सम्राट चौधरी। इससे बिहार के आम आवाम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहली नज़र में तो यही लगता है कि आम आवाम को फर्क नहीं पड़ेगा। भाई ठीक है, सब लोग जानते हैं नीतीश कुमार बीमार हैं तो ललन सिंह मीटिंग ले रहे हैं, कोई बात नहीं। हाँ, फर्क तब पड़ेगा जब नीतीश कुमार की जो शासन पद्धति रही है, उनका जो पैटर्न रहा है, उससे हट के अगर कुछ नया करने की कोशिश होगी जो नीतीश के पैटर्न के खिलाफ हो, तब जनता में रिएक्शन होगा, तब जनता में प्रतिक्रिया होगी। जैसे आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता और मंत्री ने ईद से पहले कह दिया कि नमाज सड़क पर नहीं पढ़नी चाहिए, इसकी इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। और बहुत नफरत वाला वो बयान था। उन्होंने कहा कि अगर जगह की कमी है तो कब्रिस्तान में पढ़िए। तो ये जो नफरत भरा बयान था, इसको भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं ने आगे नहीं बढ़ाया, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने भी आगे नहीं बढ़ाया और बिहार में ईद शांतिपूर्वक और उल्लास के साथ संपन्न हो गया। अगर यहाँ पर यह कोशिश होती कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री ने जो बात कही थी उसको अगर आगे बढ़ाने की कोशिश होती, अगर प्रशासन ऐसा कोई निर्देश देता कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे, पढ़ने पर कार्रवाई होगी, अगर ऐसे बयान आते तब जनता में इसकी प्रतिक्रिया होती, जनता पर भी असर होता। तो इसीलिए नीतीश कुमार का जो शासन पैटर्न रहा है, वो भले ही भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सब कुछ है, ये तो बात सही है कि नीतीश कुमार बीमार हैं और वो अब निर्णय तो अब मीटिंग ही में ही जब शामिल नहीं हो रहे हैं तो निर्णय कहाँ से लेंगे वो। तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता होने के बावजूद नीतीश की ही लाइन पर चलती हुई यहाँ जो सत्ता है वो दिखाई दे रही है, उससे अलग, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी फूंक फूंक के आगे बढ़ रही है। अगर कुछ ऐसा कर दिया, हड़बड़ी में कर दिया, तो ये तब जनता में होगा कि नहीं, तो नीतीश का शासन खत्म हो गया। अभी जो है लोगों को लग रहा है कि चलिए उस मीटिंग में नहीं गए तो कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री तो है ना।
ये मैसेज अगर चला गया कि भारतीय जनता पार्टी ही सत्ता में है, नीतीश कुमार अब नहीं है मुख्यमंत्री, तो तब जो उनका एक बहुत मेहनत से बनाया हुआ समीकरण है, सवर्णों और अति पिछड़ों का जो समीकरण उन्होंने बनाया है, वो समीकरण क्रैक कर जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी को यही डर है, इसीलिए वो फूंक फूंक के चल रही है। वो चाहती है कि वो जो समीकरण है, जो नीतीश कुमार ने समीकरण बनाया, वो समीकरण बना रहे। अगर चुनाव से पहले ही कुछ ऐसा किया गया जो नीतीश कुमार के उस पैटर्न के खिलाफ जाता हो, तो तब जो है वो उसमें क्रैक आ जाएगा। तो ये राजद की यहाँ पर कोशिश ये है, राजद का दांव ये है कि वो अभी ही ये साबित करे कि अब नीतीश कुमार दिखावे के लिए मुख्यमंत्री हैं और सत्ता सचमुच में भाजपा के हाथ में चली गई है। अब इसके लिए एक तो ऐसे फोटो सामने लाए जा रहे हैं, ऐसी घटनाओं को सामने लाया जा रहा है, और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव खुद 65% आरक्षण वाले मसले को जोर शोर से उठा रहे हैं कि जब वो नीतीश कुमार के साथ थे तब बिहार विधानसभा से 65% आरक्षण पिछड़ों को ये पास हुआ था, जो फिर बाद में कोर्ट में जाके फंस गया। और उसमें तेजस्वी यादव का ये कहना है कि केंद्र सरकार उसको नवी अनुसूची में डाले और इसके लिए नीतीश कुमार दबाव बनाएं। अब ये अगर बड़ा मुद्दा बनता है और तब सवाल होगा कि नीतीश कुमार ने अपना ही जो उन्होंने दी, जिसमें उनका योगदान था, वो जाति गणना कराने में उनका योगदान था, 65% आरक्षण करने में उनका योगदान था, अति पिछड़ों को उससे फायदा होता, तो जो काम उन्होंने किया अब उसको क्यों नहीं आगे बढ़ा रहे हैं? तो इसका मतलब है कि वो अब बीमार हैं और अब सत्ता उनके हाथ में नहीं है। अगर यहां बात आएगी तब फिर क्रैक हो सकता है। तो राजद की कोशिश यही है कि वो जो समीकरण बना हुआ है नीतीश कुमार का, अति पिछड़ों और सवर्णों का, उसको क्रैक किया जाए। और क्रैक करने के लिए ही ये 65% का आरक्षण, इस पर भी राजद की तरफ से काफ़ी जोर दिया जा रहा है। अब आइए हम बात करते हैं, इसी से जुड़ा हुआ है वो वक्फ वाला सवाल है कि यहाँ भी नीतीश कुमार को घेरने की इसी तरह से कोशिश हो रही है कि ये स्वस्थ नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यू पर कब्जा कर लिया है, ये बताने की कोशिश की जा रही है। विभिन्न जो जनता दल यू के विरोधी हैं उनके जरिए ये समझाने की कोशिश हो रही है कि वक्फ वाले पर, हालांकि इससे एक परेशानी में है जदयू, और जदयू के प्रवक्ताओं को आप देखेंगे कि रोज कई बयान आते हैं कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए क्या किया, ये किया, वो किया, कब्रिस्तानों की घेराबंदी की, बहुत सारी बातें आती हैं, रोज वो प्रेस में जारी करते हैं, लेकिन वक्फ वाले पर चुप हैं। अभी इतना ये दबाव बढ़ा, उस सब का ही असर है कि खबर मीडिया से आ रही है कि 3 सुझाव दिए हैं जनता दल यू ने वक्फ पर केंद्र सरकार को। उसमें पहला तो सुझाव ये है कि जमीन का मसला ये राज्य का मसला है, इसको राज्य का ही मसला रहने दिया जाए। दूसरा सवाल ये है कि जो पहले से रजिस्टर्ड वक्फ की संपत्ति है उस पर ये नया कानून लागू नहीं हो, और अगर उसमें कोई विवाद हो तब वो नए कानून के अनुसार उस पर फैसला हो। और तीसरा ये कि अगर कोई वक्फ के तहत रजिस्टर्ड नहीं है वक्फ संपत्ति, लेकिन फिर भी वहाँ पर अगर कोई मस्जिद या दरगाह बनी हुई है तो उसको तोड़ा ना जाए। ये 3 सुझाव जनता दल यू ने दिए हैं और कल ही ये लोकसभा में, संसद में ये पेश होने वाला है। जेपीसी की रिपोर्ट ये पेश होगी, उस पर चर्चा की शुरुआत होगी। तो अब ये 3 सुझाव दिए हैं, ये भी एक दबाव में ही कहा जा रहा है। और लेकिन वो मुख्य मसला जो है, एक और बड़ा मसला जो मुस्लिम संगठन उठा रहे हैं कि वक्फ में केंद्र सरकार का दखल बढ़ेगा, प्रशासन का दखल बढ़ेगा, तो इसकी जो स्वायत्तता है वो खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर वो जनता दल यू कुछ नहीं बोल रहा है। तो और वो तो मुस्लिम संगठन तो है कि ये पूरी तरह से ही ये रद्द हो, कोई सुझाव इस पर नहीं, कोई सुधार नहीं, इसमें जो है कोई रफू की जरूरत नहीं है, इसको आप रद्द करिए। तो इसमें एक टसल होने वाला है। तो यहाँ भी राजद की तरफ से यही कोशिश है कि वक्फ पर जदयू इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि अब वो भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंग चुका है और नीतीश कुमार बीमार हैं, वो अब स्वतंत्र रूप से फैसला लेने की स्थिति में नहीं है। तो बिहार में कुछ नए सवाल रोज रोज खड़े हो जा रहे हैं और विपक्ष को एक मौका मिला है कि भाई क्या अब सीएस और डीजीपी की मीटिंग जो है
उनसे रिपोर्ट अब मुख्यमंत्री नहीं लेंगे, अब कोई भी मंत्री, केंद्र का मंत्री आएगा और रिपोर्ट लेगा। तो ये सवाल उठा रहा है, राजद की तरफ से उठाया जा रहा है। अब देखिए ये कैसे बात आगे बढ़ती है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।